नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग पेपर 2 अर्थात जूनियर लेवल 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की यह वीडियो रामबाण वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के तहत आप लोगों को कराने वाला हूं वो सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन ऐसे उठाए गए हैं जो पूरे सिलेबस को निचोड़ने की ताकत रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से कराऊंगा। इसलिए आपको सारी चीज़ को समझ करके चलना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो बातें और आपको यहाँ पर बता दूं। इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन मैंने PYQ उठाए हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है ना। एक तो आपका PYQ क्वेश्चन रहेगा, दूसरा इसमें मैं आपको बीच बीच में थ्योरी भी करा दूंगा जहां मुझे लगेगा कि इसकी थ्योरी करानी आवश्यक है तो उस थ्योरी को भी मैं करा दूंगा। तो PYQ क्वेश्चन भी होगा, थ्योरी भी होगा, दोनों के माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी क्वेश्चन ऐसे आपको न्यू लगेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कुश्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद यूरोप और भारत के व्यापारिक मार्ग के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन आ चुका है। समुद्री तूफानों की अधिकता, तुर्कों द्वारा संचार के माध्यमों को बंद कर देना, यूरोपीय व्यापारियों का स्वदेश वापस जाना, रेशम मार्ग का प्राकृतिक विनाश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विकल्प, तुर्कों द्वारा संचार के माध्यमों को बंद कर देना। ठीक है ना। तो यह बात कब की है, यह बात 1453 की है। 1453 में क्या हुआ था, 1453 में तुर्क जो लोग थे उन्होंने कुश्तुतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुश्तुतुनिया एक जगह का नाम है जहां पर व्यापार किया जाता था। ठीक है ना। भारत और यूरोप के बीच में एक व्यापारिक मार्ग था आपका कुश्तुतुनिया, उस पर तुर्कों ने 1453 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया उस क्षेत्र पर। ठीक है ना। फिर लोगों को नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, जैसे बाद में आपका वास्को डी गामा भारत में आया, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। तो कब की थी इसने, 1498 में। 1498 में यह कहाँ पर पहुंचा था, कालीकट, केरल के कालीकट तट पर यह पहुंचा था सबसे पहले, वास्को डी गामा। ठीक है ना। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में हिस्सेदारी शेयर्स का क्या अर्थ था। केवल राजा का निवेश, व्यापार में कई लोगों की पूंजी का लगा होना, वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान, समुद्री जहाज़ों का स्वामित्व साझा करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यापार में कई लोगों की लगी पूंजी, जिसको हिस्सेदारी या शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका था बी विकल्प, यहाँ पर भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था। गवर्नर, फैक्टर, कलेक्टर, रेजिडेंट। देखो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, है ना, इनको फैक्टर के नाम से बुलाया जाता था। फैक्टर क्यों, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, है ना, इसीलिए फैक्ट्री से ही आपका एक शब्द निकला है फैक्टर। इनको फैक्टर के नाम से एजेंटों को जाना जाने लगा या पुकारा जाने लगा। ठीक है ना, करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया। तो देखो डच लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया, मछलीपट्टनम या जिसको मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अब क्वेश्चन यहीं पर आपसे बन सकता है कि भाई अंग्रेज़ों ने कहाँ पर स्थापित किया, फ्रांसीसियों ने कहाँ पर स्थापित किया, डच ने कहाँ पर स्थापित किया। जितने भी जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किए, मिलान से भी क्वेश्चन बन सकता है और पेपर में इस प्रकार का आ भी चुका है।
तो 2-3 बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने गोवा में दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगालियों ने अपने कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? गोवा में और दमन द्वीप में इन्होंने स्थापित किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। हॉलैंड निवासियों ने जो डच कहलाते थे, हॉलैंड निवासियों को किस नाम से जानते थे? डच के नाम से जानते थे। इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र आपके खोले। डचों ने कहाँ पर खोले भाई? तो कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिनसूरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक में बताई गई हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक छोटी सी जानकारी बताना चाहता हूँ। जो आपका एसएसटी का 60 नंबर का यूपी टेट का पेपर आपसे बनेगा सोशल साइंस का, वह पेपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, इन सभी से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर नोट्स देख पा रहे होंगे। इन नोट्स को मैंने खुद आप लोगों के लिए ही तैयार किया है। इन नोट्स को आप लोग लेकर के 3-4 दिन के भीतर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी किताब अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आपका पेपर बनता है, या तो आपका जो यूपी टेट का जो सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस SCERT किताब का दिया गया है। इसका मतलब है यूपी बोर्ड की 6 से 8 तक सरकारी किताबों का सिलेबस आपका दिया गया है, वहीं से पेपर आपका बनेगा। अगर आप लोग इन किताबों को पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो ये किताबों की संख्या आपकी 13 है। कुल 13 किताब आप लोग नहीं पढ़ पाओगे इतने कम टाइम में। इसलिए उन 13 किताबों का निचोड़ मैंने इन नोट्स में समाहित किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, सब कुछ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। वो भी पॉइंटों को हाईलाइट करके यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। दिए गए नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो। इन नोट्स को फटाक से ले लो और रिवीजन आज से ही कर लो, क्योंकि यह जो यूपी टेट का आपका पेपर हो रहा है, यह लगभग 4 वर्षों के बाद हो रहा है। 4 इयर्स के बाद आपका हो रहा है। इसके बाद पता नहीं कब पेपर हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये इतने वर्षों के बाद हो रहा है। इसलिए इस पेपर को निकालना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यह लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं ना, ये 2 प्रकार के लोग इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे। एक तो भाई टीचरों की बहुत समस्या है। जो जॉब में है, जो कार्यरत शिक्षक है, उनको भी स्टेट को क्वालिफाई करना है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, इन नोट्स को ले लो, पढ़ लो। 3-4 घंटे में पूरा पढ़ा जा सकता है। दूसरे वे लोग स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो भी इनको लेकर के पढ़ लो। दोनों का यहाँ पर भला हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया या बता दिया। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अलग से कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि का प्रमुख परिणाम क्या था? सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया, अंग्रेजों को बिना चुंगी व्यापार का अधिकार मिला, मीर जाफर को नया नवाब नियुक्त किया गया, फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाला गया। देखो, अलीनगर की संधि ये होती है आपकी 9 फरवरी 1757 को, ठीक है ना। 1757 को ये संधि दरअसल क्यों हुई थी? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, बंगाल का गवर्नर, ठीक है ना, तो उसने क्या किया? उसने नवाब के कामों में दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी। उसने चुंगी नहीं दिया, कर नहीं दिया, है ना। तो ये आपकी समस्याएं बढ़ती गई। जो आपका सिराजुद्दौला था, इसने कलकत्ता पर हमला कर दिया, है ना, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया। काल कोठरी की घटना आपको पता होगी, ठीक है ना, वो घटना घट जाती है। फिर उसके बाद आपकी अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर संधि में इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है कि मुझे बिना चुंगी का व्यापार का अधिकार मिल जाए। अंग्रेजों की मंशा थी और ये अधिकार मिल गया, ठीक है ना। फिर भी इन लोगों ने गलत यूज़ किया अधिकारों का। फिर बाद में आपकी प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून 1757 को, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में।
तो बी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सीरियल से ही लेता हूँ ताकि कंसेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस सारी चीज एक साथ चलती रहे। बक्सर का युद्ध 1764 में पराजित होने वाली संयुक्त सेना में कौन शामिल नहीं था? अब देखो 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, हैदर अली। तो इसमें आपका हैदर अली शामिल नहीं था भाई, हैदर अली शामिल नहीं था। शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम ये तीन एक तरफ थे और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था, ठीक है ना। अंग्रेज एक तरफ और ये तीन एक तरफ। फिर भी ये लोग हार गए, फिर भी ये लोग हार गए। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, अगला कहता है अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री को सैन्य किले के रूप में देना क्यों प्रारंभ कर दिया? क्योंकि सुरक्षा और वर्चस्व के लिए, सुरक्षा और वर्चस्व के लिए इन्होंने भारत में फैक्ट्री को सैन्य किले के रूप में प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किसने किया? बताओ किसके साथ किया था, ये भी पता होना चाहिए। मीर कासिम, जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ। तो राइट आंसर आप सभी को पता है मीर जाफर। मीर जाफर ने किसके साथ किया था? सिराजू, सिराजू के साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया प्लासी के युद्ध में। बात थी दोस्तों 23 जून 1757 की। प्लासी के युद्ध के युद्ध चल रहा था मैदान में, ठीक है ना। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था, सिराजू था। अब सिराजू का सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। मीर जाफर एकदम वैसा का वैसा ही खड़ा रहा बिना युद्ध किए हुए। तो सिराजुद्दौला को पता चल गया कि भाई इसने विश्वासघात कर लिया, ठीक। तो ये भाग पड़ा वहां से सिराजुद्दौला, ठीक। ये बात आपको पता होगी। तो ये तारीख आपकी, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो तारीख आप लोग ख्याल में रखते रहना, प्रमुख व्यक्ति, सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में। इलाहाबाद की संधि 1765 के अनुसार अंग्रेजों को किन राज्यों की दीवानी मिली? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आपकी मिल गई थी, ठीक है ना। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। 64 के बाद 65 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री या काराकोरम? राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री सबसे उत्तरी श्रृंखला इसकी हो जाएगी। आपके सिलेबस में भारत के बारे में दिया गया है, भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हिमालय सबसे पहले नंबर पे आता है। हिमालय में कौन सी श्रेणी में कौन सा घाटी है या कौन सा दर्रा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ अभी आपकी 2-3 मिनट के भीतर कंप्लीट कर दूंगा। उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को एक नज़र डाल के आप लोग देख लो, फिर मैं आपको करा देता हूँ। K2 किस श्रेणी में है? K2 गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हो इसको। भारत की सबसे ऊंची चोटी यह आपकी काराकोरम, किसमें है? काराकोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा इसका नाम हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा इसका नाम हो जाएगा। अगला कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव किस ओर है? तो इसका झुकाव आपके पूरब की ओर है। जो प्रायद्वीपीय आपका पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसका झुकाव किस ओर है? तो इस ओर है, इधर है आपका पूरब, पूरब की ओर इसका झुकाव है। और पश्चिमी घाट विविधता के लिए जाना जाता है। अगला यहाँ पर आपका कहता है भारत का मरुस्थल कौन सा है? सभी को ज्ञात है भारत का आपके थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कहता है बिंद सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर के नर्मदा नदी बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। और तापी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आती है। ये दो नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। यहाँ पर क्वेश्चन भी हूबहू दिया गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और तापी आपकी कैसी हो जाएंगी? पश्चिम की तरफ
बहने वाली नदियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। अगला कहता है लक्षद्वीप कहाँ पर है। लक्षद्वीप जिसको प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रवाल द्वीप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो अरब सागर हो जाएगा आपका जवाब। क्या हो जाएगा? अरब सागर में लक्षद्वीप आपका स्थित है। अगला कहता है उत्तर का मैदान किससे बने हैं। तो उत्तर का मैदान आपका जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से इन मृदा का निर्माण होता है। वह नदियाँ उत्तर मैदान का निर्माण करती हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ आपकी शामिल की गई हैं। अगला यहाँ पर आपका कहता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। सबसे प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली, अरावली, ठीक, राइट, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका दिया गया है। इनसे बहुत सारे जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारियाँ हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उन जानकारी को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि जो आज आप लोग हिमालय पर्वत देखते हो, इसकी जगह पर पहले टेथिस महासागर हुआ करता था, जो कि अब हिमालय पर्वत में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना। हिमालय के बारे में जान लो, सिलेबस में दिया गया। हिमालय, हिमालय का अर्थ बर्फ का घर होता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक आपका ट्रांस हिमालय क्या है, ये हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी, जिसको K2 बोलते हैं, वो काराकोरम में स्थित है। और K2 जो है ना आपकी, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8611 मीटर है। ये पॉइंट हाईलाइट जो मैंने किए हैं वो सर्वाधिक उपयोगी आप लोगों के लिए हैं। पेपर में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। K2 जिसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8611। उसके बाद मैं बात करूं हिमाद्री श्रेणी की, इसे बृहद हिमालय कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी में है भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमनद ग्लेशियर यहाँ पर अनेक हैं, जहाँ से कई नदियाँ भी आपकी निकलती हैं। उसके बाद मुझे बताना था हिमाचल या मध्य हिमालय, जिसमें श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक रमणीक पर्यटक स्थल यहाँ पर आपके आते हैं। और डल झील आपसे पूछ ले, डल झील, कश्मीर घाटी, ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल मध्य हिमालय में पड़ते हैं। और आपका शिवालिक, शिवालिक जो कि सबसे दक्षिण में है, यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई है और घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बात थी बताने को, जो हम आपको बता दिए। ठीक, उसके बाद क्या बताने को था? उसके बाद मुझे बताने को था कि जो आपका दक्कन का पठार है ना, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं, परंतु नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं दक्कन के पठार की। जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये किस लिए फेमस है? लोहा व कोयला के लिए। मालवा का पठार उत्तर की ओर ढालदार है। यमुना है, कुछ सहायक नदियाँ इनकी चंबल, बेतवा आदि का उद्गम स्थल मालवा के पठार में ही है। ठीक, समझ गए आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को। उसके बाद कंटेंट तो बहुत सारा है बताने को, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ बता दूंगा। ठीक, अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। जितने भी मित्र को लगता है कि तैयारी में ये नोट्स चाहिए उनको, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी अनिवार्य है? तो 2 बार होना इसका अनिवार्य माना जाता है। 2 बार, कम से कम 2 बार होनी जरूर चाहिए। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? इसको बोलते सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको सचिव भी बोलते हैं। अब भाई क्या बोलते हैं इसको? सचिव बोलते हैं। सचिव चुना हुआ सदस्य नहीं है ना। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है सचिव की। ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि सचिव की कैसे नियुक्ति की जाती है, क्या बोर्ड के जरिए या सरकार के जरिए। तो वो सरकार से चुनता है, उसको पेपर देना पड़ता है। जैसे आप लोग टीचर बनेंगे पेपर देके, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, अब वर्तमान में कैसे होती है, एक UPSSC एग्ज़ाम कराता है इसको, है ना। तो वहीं से इसके होता है सिस्टम। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर के नाम से जाना जाता है या महापौर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, तो यह आपके अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक। 15 में क्या है? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17वां करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद। और 19 सभी को पता है, वाक की स्वतंत्रता, ठीक, बोलने की स्वतंत्रता आप लोग कह सकते हो, 19 में दिया गया है। आपके कुछ ऐसे अनुच्छेद या आर्टिकल हैं जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं, उनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ एक तरफ से। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं, उनको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेपर में अक्सर आया करती हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 19(1) में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार 21(a) में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 जो है ना, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आपका हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। ये भी बात करेक्ट है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। ये आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है भाई? ये मूल अधिकार है। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? इसका मतलब होता है अनुच्छेद 32 में ही है, परमादेश। ठीक। और अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध से संबंधित आपका हो जाएगा। ये कुछ अनुच्छेद थे जिनको बताना बहुत ज़्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटी के, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो BR अम्बेडकर महोदय ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की हृदय आत्मा कहा है। RTE वर्ष कब लागू हुआ? तो 2010 में लागू आपका हुआ। अगला कहता है कि बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 24 इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है संपत्ति का अधिकार अब कैसा है? तो यह आपका वैधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। कैसा? कानूनी अधिकार आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी आपके पुर्तगालियों की थी। किनकी थी? पुर्तगालियों की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला कहता है कि मीर कासिम ने राजधानी क्यों बदली? क्योंकि ये अंग्रेज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अंग्रेज इस पर हस्तक्षेप करते जा रहे थे, तो इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली मीर कासिम ने। अगला यहाँ पर कहता अनुच्छेद 32 जो है ना, कहाँ जाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का हनन, तो
व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32 यह बोलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सांभर झील कहाँ पर है? तो सांभर झील आपके राजस्थान में पड़ती है। अगला यहाँ पर कहता है नर्मदा का उद्गम कहाँ पर है? नर्मदा का उद्गम, तो नर्मदा का उद्गम आपका कहाँ पर होता है? अमरकंटक से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है। सिलेबस में नदियाँ आपकी दी गई हैं भारत की जो प्रमुख हैं, और उनका उद्गम स्थल और कहाँ से कहाँ बहती हैं वो भी आपका दिया गया है, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद अगला कहता है प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप का मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन और पानी से घिरा हो, जिसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको कर लेना, यहाँ से 3 से 4 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक, और यह नदी बांग्लादेश और आपके भारत से भी होकर के बहती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम या चीन, ये चीन, ठीक है ना, चीन में इसको क्या नाम से जानते हैं? चीन आपका तिब्बत में ही है वर्तमान में, तो इसको सांगप्पो बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। पहली बात यहाँ पर क्लियर होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। जमुना, पद्मा, गंगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में नदियों से क्वेश्चन आपसे पेपर में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है ये, ठीक, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एक करके सभी नदियों को जल्दी से देख लेते हैं। पहली नदी सिंधु। सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में फैला है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज हो जाएंगी, रावी, व्यास भी। और सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से होता है। पहली नदी क्लियर। दूसरी नदी यहाँ पर है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, ये नदियाँ आपकी इनकी क्या है? सहायक नदी हैं। अगला क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट इसका होता है। इसकी सहायक नदियाँ लुहित, दिबांग, तिस्ता। कल को पेपर में पूछ ले आपसे कि लुहित किसकी सहायक नदी है, दिबांग किसकी है, तिस्ता किसकी है, जवाब आपका होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियाँ। यह नदी तंत्र अरुणाचल व असम में विस्तृत है, यानी कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल और असम में इनका जल विस्तृत है। उसके बाद मैंने नोट डाउन में यहाँ पर लिख दिया था पहले ही, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। 3 देश में बहती है। चीन बोले तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। चीन में से सांगप्पो बोलते हैं, या तिब्बत, आपसे जैसे पेपर में पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, तिब्बत या चाइना, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से इसको जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। जो मुझे बताना था उतना मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। और सांभर झील कहाँ पर है? आपकी खारे पानी की है, तो ये थार मरुस्थल अर्थात राजस्थान वाले इलाके में। लूनी नदी थार मरुस्थल से बहती, लूनी आपकी राजस्थान, सांभर झील राजस्थान। ये इतनी बातें इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। अगला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखो, पंचायत की आय का स्रोत क्या है? पंचायत की आय का स्रोत होता है कि ये कर लगाती है, बाजार पर, घर पर, इन पर कर लगाने का काम करती है। अगला कहता है जिला पंचायत का बड़ा अधिकारी कौन है?
तो डीएम होता है, सभी को ज्ञात है। जिले में कौन? डीएम होता है। अगला कहता है यहाँ पर शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में, किसमें? समवर्ती सूची में हो जाएगी। संघ सूची में आपकी क्या हो जाएगी? विदेशी मामले, रक्षा, ये सब आपका संघ सूची में आता है। राज्य सूची में जेल आपका आता है, जेल या कारागार जिसको बोलते हैं। सिंचाई भी आपकी राज्य में ही आती है। और शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आपकी आती है। ठीक। नेक्स्ट, भारत का मानक कितना देशांतर है? तो 82.82 डिग्री 5 अंश पूर्व। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला कहता है मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच में? मैक-मोहन, भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। भारत चीन के बीच में मैक-मोहन हो जाएगी। और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। ठीक। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से? अब इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और इसकी ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। तो ट्रिक से भी आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में लिख देना। अगला क्वेश्चन कहता है काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पर? असम। पंचायती राज किस समिति पर आधारित है? पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है, त्रिस्तरीय। अगला अनुच्छेद 21A किससे जुड़ा है? तो 21A आपका शिक्षा से जुड़ा है। किससे? शिक्षा से जुड़ा है। अगला कहता है मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। दिफू दर्रा कहाँ पर है? दिफू दर्रा, दिफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू। अगला जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके हैं? वंदे मातरम के। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन गाने की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक। भारत की तटरेखा द्वीप सहित कितनी है? 7516, लेकिन अब वर्तमान टाइम में ये बढ़ चुकी है। ठीक। राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिए बिल्कुल कम टाइम में, 60 के 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप एक काम आप लोग कर लेना। क्या काम आपको करना है कि एक नंबर यहाँ पर लिखा होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ये नोट्स मिल सकें। यूपी टेट SST स्पेशल नोट्स 299 इन नोट्स का प्राइस है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक। पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं आपको लगेगा।